Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome back in lecture 01 part 4 में स्टूडेंट इससे पहले जो हमने जो लेक्चर नंबर 1 पार्ट 3 था उसमें जो हमने बेसिकली जो डिराइव किया, हमने जो रिलेट किया एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को हमने रिलेट किया किसके साथ, रेक्टेंगुलर इक्विवेलेंस रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम जिसको हम व्हिटनी स्ट्रेस डायग्राम कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो डिस्कशन था हमने वहाँ पे उसको डिटेल में पढ़ा। उसकी जो सबसे मेन डेरिवेशंस थी, अगर वो यहाँ पे आप लोगों के साथ में थोड़ा से शेयर करूँ, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट डेरिवेशन थी वो ये थी कि सी की जो वैल्यू होती हैं एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में, वो अल्फा टाइम्स एफ सी प्राइम इनटू बी सी के बराबर होती है, जो कि पैराबोलिक यानी कि जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं उसमें इसके बराबर होती हैं। लेकिन जो इक्विवेलेंट और जो विटनी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक है उसमें ये अल्फा रिप्लेस होती हैं गैमा के साथ एफ सी प्राइम और ए बी। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जी की जो स्ट्रेस ब्लॉक जो होती हैं उस सूरत में, जो इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक है उसकी सूरत में। फिर हमने गैमा को अल्फा और बीटा के साथ रिलेट किया, गैमा को। ठीक है, और हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आती है, सॉरी गैमा की, वो अल्फा डिवाइड बाय बीटा 1, राइट। फिर हमने बीटा की वैल्यू को ड्राइव किया और बीटा 1 की जो वैल्यू होती है उसको हमने रिलेट किया बीटा के साथ, और वो बराबर है 2 बीटा के। अब बीटा क्या है, बीटा 1, वो तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो अहम डेरिवेशंस थी वो ए है। ए की जो वैल्यू है, याद रखें, इट इज इक्वल्स टू बीटा 1 टाइम्स सी। ये बात आप हमेशा याद रखें। ठीक है ना, बीटा 1 टाइम्स सी इसके बराबर होती है ए की वैल्यू, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से इस डायग्राम में क्लियर होनी चाहिए कि ये सी है और सी से थोड़ा सा कम है ए, तो that's why a is some fractional distance of c, and that fraction is basically denoted by beta 1. So if we multiply that fraction with c, mean beta 1 times c, it will give us a value. So from this, right, from this, we always calculate the value, we assume the value of a and we calculate the value of c, right. From this relation we always calculate c, and c is what, a divided by beta 1. It is very very important derivation. ये जो लेक्चर है इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो बैलेंस स्टील रेशो और बैलेंस कंक्रीट सेक्शन पे है। देखिए, ये बहुत अहम डिस्कशन है। यू कैन से इट इज़ द बैकबोन, राइट, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द होल एसीआई कोड, राइट। जो सारा का सारा एसीआई कोड है ना, वो इसी सेक्शन, क्योंकि इस ये हमारा एक मिड पॉइंट होता है। ठीक है, इस मिड पॉइंट से जब हम ऊपर जाते हैं तो हम ओवर रीइंफोर्स सेक्शन की तरफ जाते हैं, इससे नीचे आते हैं तो हमारे पास अंडर रीइंफोर्स सेक्शन होती है। अब उसको तो हम आने वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम बैलेंस्ड कंक्रीट सेक्शन पे, बैलेंस कंक्रीट सेक्शन होती क्या है इसको समझिए। देखिए, हमारे पास दो क्राइटेरिया है जो कि मैं लेक्चर नंबर 1 से आप लोगों को बार बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्राइटेरिया नंबर 1 ये है, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट। अब क्रशिंग ऑफ कंक्रीट, राइट, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट का मतलब ये है कि कंक्रीट की जो स्ट्रेन है वो अप्रोच करती है 0.003 तक, राइट। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो यील्डिंग ऑफ स्टील क्राइटेरिया है, यील्डिंग ऑफ स्टील, राइट। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एफ एस होती हैं, यानी कि जो स्ट्रेस इन स्टील है, वो अप्रोच करती हैं एफ वाई तक, यानी कि स्टील की यील्डिंग होती है और कंक्रीट की क्रशिंग होती है। इसको समझे, ठीक है। अब अगर हम कंक्रीट की सेक्शन को इस तरह से डिज़ाइन करें, इस तरह से डिज़ाइन करें, लेट्स से आई विल ड्रा अ कंक्रीट सेक्शन
ठीक है। अगर हम कंक्रीट की सेक्शन को इस तरह से डिज़ाइन करें, लेट्स से इट्स विड्थ इज़ b और इसकी जो डेप्थ है वो h है, ठीक है। इसमें यहाँ पे स्टील है, ठीक है, और बाकी कंक्रीट है। अब देखिए इसमें हमारे पास जोन है, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर हमारा कंप्रेशन जोन है, नीचे हमारा टेंशन जोन है जो कि ये स्टील प्रोवाइड करता है। टेंशन फोर्स हमें ये टी प्रोवाइड करती है, ठीक है, और ये हमारा टेंशन जोन है, ठीक है। अब जो ऊपर वाला जोन है यानी कि वो कंप्रेशन है, और वो कंप्रेशन फोर्स वो जो वो जो कंप्रेशन फोर्स है इट विल टेकन बाय द कंक्रीट इन दैट जोन, राइट। यहाँ पे जितनी कंक्रीट है इस जोन में से, इस कंप्रेशन जोन में से, दैट कंक्रीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग दैट कंप्रेशन। वाइल इस जोन में जो कंक्रीट है उसको तो हम इग्नोर करते हैं, राइट। यहाँ पे जो स्टील है, दैट्स द अमाउंट ऑफ दैट स्टील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग दैट टेंशन। ये क्लियर। अब याद रखिए कि अगर हम कंक्रीट की सेक्शन को इस तरह से डिज़ाइन करें, इस तरह से डिज़ाइन करें, इसको ऐसी प्रोपोर्शन में हम प्रोपोर्शनेट करें कि कंक्रीट की जब यील्डिंग होती है कंप्रेशन में, सॉरी कंक्रीट की जब क्रशिंग होती है, यहाँ पे कंक्रीट की जब क्रशिंग होती है, क्रशिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अल्टीमेट स्ट्रेन है वो अप्रोच करती है 0.003 तक, और यहाँ जो स्टील हमने प्रोवाइड की है एट द सेम टाइम वो भी अप्रोच करती है यील्डिंग तक। तो ऐसी सेक्शन को फिर हम बैलेंस्ड सेक्शन कहते हैं, बैलेंस कंक्रीट सेक्शन कहते हैं। आई थिंक सो इट इज क्लियर। अब ये यानी कि बैलेंस स्टील रेशो पर क्या है, देखिए स्टील रेशो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि स्टील रेशो क्या होती है। इसको मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिफाइन किया था कि स्टील रेशो क्या है। देखिए यहाँ पे जो स्टील हमने प्रोवाइड की है इसकी अमाउंट जो है वो एस है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं कंक्रीट की ओवरऑल सेक्शन से, यानी कि पी, याद रखें हम यहाँ पे डी लेते हैं, ठीक है, एच नहीं लेते, डी लेते हैं। तो अगर हम डी को सॉरी इसको हम कंक्रीट की सेक्शन से डिवाइड करते हैं तो ये जो रेशो हमें देती है, दिस रेशो इज बेसिकली कॉल्ड द स्टील रेशो। लेकिन चूंकि सेक्शन बैलेंस सेक्शन है, इस वजह से हम इस रो यानी स्टील रेशो को के साथ हम सबस्क्रिप्ट में बी लिखते हैं, इस रो बी, दिस इज कॉल्ड रो बी मींस बैलेंस स्टील रेशो। अब बैलेंस स्टील रेशो का मतलब क्या है कि ये हमने इतना स्टील प्रोवाइड किया है कंक्रीट में से, यानी कंक्रीट की सेक्शन में से, कि जब स्टील की यील्डिंग होगी तो एट द सेम टाइम कंक्रीट की क्रशिंग भी होगी। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस स्टील रेशो। अब इसकी डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, यानी कि रू बी जो है इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट द एस, although we know about b and d but we don't know about as। तो as के लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन होगी, और उस एक्सप्रेशन को आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसको डिराइव करने के लिए जो सबसे पहले तो आप ये तो क्लियर है, ठीक है। इस अ, इस डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास ये जो कंक्रीट ब्लॉक है हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो कंक्रीट ब्लॉक है ए वो 2 है। यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम देखें, एप्सिलॉन यू, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एप्सिलॉन वाई, क्योंकि यील्डिंग हो चुकी है तो इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रेन होगी वो एप्सिलॉन वाई होगी। आप ये देखें कि यहाँ से लेके स्टील के सेंट्राइड से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है। अब इस डिस्टेंस में से अगर ये निकाल दे, ये जगह जो है यानी ये जो डेप्थ है दिस इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो अगर इसमें से ये सी निकाल दे, ठीक है, तो हमारे पास डी माइनस सी ये जगह रहती है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसी ही स्ट्रेन डायग्राम पे हम
ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी आप लोगों के साथ ही शेयर किया था। अब आप देखें कि हमने सी की वैल्यू निकालनी है, सिमिलर ट्रायंगुलर रूल से, ठीक है। अब आप लेक्चर नंबर 2 देखें, उसमें ऑलरेडी मैंने ये सी की जो वैल्यू है वो ड्राइव की है, जो कि बराबर है एप्सिलॉन यू डी माइनस सी डिवाइड बाई सी के। सॉरी, this is not for C, it is used for the epsilon s d minus c divided by c। अब चूंकि एप्सिलॉन s बराबर है एप्सिलॉन y के, तो ये यील्डिंग स्ट्रेन की जो अमाउंट होगी वो हम फिर s से ड्राइव करेंगे, ठीक है। सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। अब c की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी से हम फाइंड आउट करेंगे, इस डेरिवेशन से, जो कि मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में डेराइव किया है, ठीक है। अब इसको कैसे हम ड्राइव करते हैं, सी की वैल्यू यहाँ से देखिए, एप्सिलॉन वाई इक्वल्स टू एप्सिलॉन यू इंटू डी माइनस सी डिवाइड बाई सी। यहाँ से सी की वैल्यू निकालते हैं, देखिए एप्सिलॉन वाई इंटू सी इंटू एप्सिलॉन वाई, राइट, इक्वल्स टू डी एप्सिलॉन यू, इस एप्सिलॉन यू को मल्टीप्लाई कर इसमें से, सो सी डॉट एप्सिलॉन यू, राइट। अब इसको हम शिफ्ट करते हैं सी डॉट एप्सिलॉन वाई प्लस सी डॉट एप्सिलॉन यू, राइट, इक्वल्स टू डी एप्सिलॉन यू। अब यहाँ से सी कॉमन लेते हैं, राइट, एप्सिलॉन यू इक्वल्स टू डी टाइम्स एप्सिलॉन यू, ठीक है। अब सी चूँकि हमें रिक्वायर्ड है, सो सी इज इक्वल टू डी टाइम्स एप्सिलॉन यू divided by epsilon u plus epsilon y, which is the most important derivation। ये जो derivation है c की, it is the most important derivation। आप लोगों ने हमेशा जो है ना c की जो वैल्यू है उसको याद रखना है, जो बराबर है epsilon u divided by epsilon u plus epsilon y into d, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब इस सी को आप बाज़ औक़ात सी बी से भी डिनोट करते हैं, ये बात भी आप देते हैं कि सी बी का मतलब है कि सेक्शन जो है वो बैलेंस सेक्शन है। अब देखिए जो इक्विलिब्रियम है, सेक्शन की जो इक्विलिब्रियम है, कि जो कंप्रेशन की अमाउंट जो होती है किसी सेक्शन में से, वो टेंशन, क्योंकि अगर सेक्शन इक्विलिब्रियम में है दिस मीन्स सी इक्वल्स टू टी। अब इसी ही रिलेशन को हम यूज़ करते हैं सी इक्वल्स टू टी। अब या आप यूं लिखे टी इज इक्वल टू सी, टी की जो वैल्यू है वो ए एस एफ वाई है, क्योंकि स्टील चूंकि यील्ड करता है, बैलेंस सेक्शन है, इस वजह से एफ वाई। और सी की जो वैल्यू होगी गेमा टाइम्स एफ सी प्राइम टाइम्स बी इंटू सी, ठीक है, ये बराबर होगी। अब सॉरी, ये सी यूज़ नहीं होगा, ए यूज़ होगा, क्योंकि हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से सी यूज़ नहीं होगी, ए की वैल्यू यूज़ होगी। ये ऑलरेडी हमने ड्राइव किया है, ठीक है ना। याद रखिए यहाँ पे जो कंप्रेशन की फोर्स है ना सी, यहाँ ये सी, तो गेमा एफ सी प्राइम और ए जो कि डेप्थ है, और फिर क्रॉस सेक्शन की बी, ठीक, जो कि मैंने लेक्चर नंबर पार्ट 3 में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो स्टील है ए एस डिवाइड बाई बी डी इक्वल्स टू रू बी, इसको तो हमने डिस्कस किया। अब ए एस की जो वैल्यू है वो रू बी टाइम्स बी डी, क्लियर, ये है। इसकी वैल्यू यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं रू बी बी डी, ठीक है, इंटू एफ वाई इक्वल्स टू गेमा टाइम्स एफ सी प्राइम ए बी, क्लियर। अब इसमें जो बाज़ चीज़ें जो होती हैं वो कैंसिल होती हैं, लाइक बी कैंसिल विद बी, ठीक है,
और हमें जो रिक्वायर्ड है गैमा की वैल्यू हमें नोन है फ्रॉम पार्ट 3 विच इज इक्वल टू 0.85 फॉर एफसी प्राइम लेस देन आर इक्वल टू 4000 psi। ठीक है, ये 4000 psi के लिए इसके बराबर होती हैं एफ वाई। ठीक है, अब रो भी, ठीक है, गैमा की वैल्यू 0.85 और एफ सी प्राइम डिवाइड बाई एफ वाई। ठीक है, इसको हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो है वो ए है। ठीक है, अब रो बी इक्वल्स टू 0.85 एफ सी प्राइम डिवाइड बाई एफ वाई। ए की जो वैल्यू है वो बीटा 1 टाइम्स सी है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ बिल लेक्चर के यहाँ पे हमने डिस्कस किया ए इक्वल्स टू बीटा 1 इंटू सी। अब देखिए रो बी 0.85 एफ सी प्राइम डिवाइड बाई एफ वाई, बीटा 1 की वैल्यू अपनी जगह। ठीक है, और सी की जो वैल्यू अभी हमने ड्राइव किया यहाँ से, सो वो बराबर है एप्सिलॉन यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन यू प्लस एप्सिलॉन वाई इनटू डी। तो ठीक है, अब यस, देखिए यहाँ पे एक डी की वैल्यू जो है ना वो हमने इग्नोर किया है। ये डी की वैल्यू इसके साथ है। ठीक है, डी डी। ठीक है, अब ये डी जो है ना इस डी के साथ कैंसिल, राइट। और हमारे पास जो रूबी की फाइनल वैल्यू है वो 0.85 बीटा 1, ठीक है, एफ सी प्राइम डिवाइड बाई एफ वाई इंटू एप्सिलॉन यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन यू प्लस एप्सिलॉन वाई। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। ये वो बेसिक इक्वेशन है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ी सी और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। ठीक है, देखिए एप्सिलॉन यू की जो वैल्यू है वो 0.003 है और एप्सिलॉन वाई इसकी वैल्यू जो है उसको हम लेते हैं, ज़ाहिर है हमें पता है हुक्स लॉ से कि जो स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है यानी कि एफ वाई, जो स्ट्रेस की वैल्यू होती हैं वो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ द स्टील टाइम्स strain in the steel. So from this we can say epsilon y equals to fy divided by es. So es की जो वैल्यू है वो 29,000 KSI है। तो इसी की वैल्यू को हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं 0.85 बीटा 1 इंटू एफ सी प्राइम डिवाइड बाई एफ वाई इक्वल्स टू यहाँ से 0.003 डिवाइड बाई 0.003 प्लस एप्सिलॉन वाई की वैल्यू जो है एफ वाई डिवाइड बाई 29। अगर आप के साई में लिखते हैं तो भी ठीक है, अगर आप इसको पी साई में लिखते हैं तो भी ठीक है। लेट से हम इसको पी साई में, सो पी साई में इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, यहाँ पे ई की वैल्यू 29,000 के साई और पर इन पी साई में जो ई की वैल्यू है वो इसके बराबर होती है। ठीक है, राइट। अब अगर इसको हम मॉडिफाई करें, इस वैल्यूज़ को हम मॉडिफाई करें तो यहाँ इसकी आप एलसीएम ले लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर एलसीएम जो आती है वो ऊपर, ज़ाहिर है आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जो फाइनल आप इसकी वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर दिस simplification you can do this simplification, what you got it fc prime divided by fy, right। यहाँ जो
आपके पास वैल्यू जो निकलती है वो 87,000, 87,000, 87,000 डिवाइड बाई 87,000 प्लस एफ वाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आप बहुत सारे बुक्स में इक्वेशन देखेंगे। इसको अगर आप के एस आई में लिख लें तो के एस आई में इसकी जो वैल्यू होगी वो जस्ट 87 डिवाइड बाई 87 प्लस एफ वाई। अगर आपके पास एफ वाई जो कि ग्रेड 40 या ग्रेड 60, ग्रेड 75, ग्रेड 80 जो भी स्टील हो आप इसमें डाल दे, आपके पास रोबी की वैल्यू निकल आएगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है ना। इस डेरिवेशन को आप लोगों ने याद रखना है जो कि बार बार यूज होगी। इन सारे इक्वेशंस को याद रखिए, यूएस कस्टमरी सिस्टम में है, ठीक है। इसको आपने एसआई में कैसे कन्वर्ट करना है और एसआई में इसकी इक्वेशंस क्या होंगी जो कि लास्ट पार्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ये सारे इक्वेशंस एसआई में है। यहाँ पे 87,000 है ना, या थिंक सो एसआई में 600 के बराबर होती हैं। तो ये सारे फार्मूलाज मैं आपके साथ एसीआई में भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। यहाँ तक आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द बैलेंस स्टील सेक्शन, बैलेंस कंक्रीट सेक्शन और बैलेंस स्टील रेशो, इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग थ्रू कमेंट्स या थ्रू माय मेल आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।